मैं अभिनव कुमार आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस नवादा में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो क्लास 9th का सेल, जहां से हम लोग लास्ट किए थे उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जहाँ पे उसके बाद प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बाद हम लोग को देखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, थोड़ा सा कुछ एडवांटेज देखना है हम लोगों को, जहाँ पे इसमें हम लोग को देखना है कि क्या है बेसिकली या क्या होता है इनमें। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे यूनी मतलब क्या, सिंगल। आप लोग पहले से जान रहे हो यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर यानी द ऑर्गेनिज्म विच हैव अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनिज्म विच हैव सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये माना जाता है कि जो सबसे पहला इवॉल्व हुए हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर द फर्स्ट टू डेवलप ऑन द अर्थ। दे हैव, अब इनके पास क्या है, बहुत ही एडवर्स प्रॉपर्टी है। आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे किंगडम जब पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटे, तो वहाँ पे मोनेरा जो किंगडम है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया के पास वो एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। तो वही इनके पास टॉलरेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, एजिंग इनमें एब्सेंट होता है, यानी ये बूढ़े, यानी इनमें इनका ये जो इनमें एजिंग नहीं होता है। दैट इज़ क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, रिप्रोड्यूस जो करते हैं वो करते हैं सेल डिवीज़न। इनमें जो होता है वो एक सिंगल सेल स्प्लिट हो जाते हैं डाउटर सेल में, यानी एक मैच्योर सेल स्प्लिट होकर 2 डाउटर सेल्स में बन जाते हैं, जिसके कारण से इनमें क्या होता है, एजिंग एब्सेंट होता है। ठीक है, एज मैच्योर सेल्स डिवाइड इनटू डाउटर्स। यूनिसेलुलर क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यूनिसेलुलर में क्या नहीं, यूनिसेलुलर जो होंगे उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होगा, सारे फंक्शन से एक अकेला सेल ही करेगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, इसके कारण से ये क्या होते हैं, लेस एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, यानी इनमें कार्य करने की क्षमता कम होती है। अब देखो, सेल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लीड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस with no dependence on other for any function, material और information। ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी भी फंक्शंस, मटेरियल और इंफॉर्मेशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर हम लोग देखते हैं। तो मल्टी मीन्स मेनी, मल्टी मीन्स मेनी cellular, यानी द ऑर्गेनिज्म विच इज ऑर्गेनाइज्ड और विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इनके पास ऑटोनॉमी होती है, इंट्रैक्शन का, स्पेशलिटीज़ फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। आपको वो चार्ट याद होगा जिसके कारण से, जिसमें हम लोग देखे थे कि सेल्स, बहुत सारे सेल्स, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस और फंक्शन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो वो सारे जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। किस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग फंक्शंस को, जैसे सिक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये सारा। इनके अंदर तीन टाइप का सेल्स बोल सकते हैं। पहला अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी वैसे सेल्स जिनके पास अभी भी पावर क्या है, सेल डिवीज़न के लिए, यानी सेल डिवाइड करने का जिसमें कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी प्रेजेंट होती है, वो सारे किस में आते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, स्टेम और मेरिस्मेटिक सेल्स,
आप मेरिस्मेटिक टिश्यू में पढ़ोगे। तो ये सारे के पास क्या होता है, तो पावर ऑफ डिवीज़न विच पोजेस द पावर ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स यानी पोस्ट माइटोटिक। देखो सेल डिवीज़न हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको 11th में देखना है। तो सेल डिवीज़न यहाँ पे देखेंगे तो एक होता है मियोटिक और दूसरा होता है माइटोटिक। ठीक है, मियोटिक और माइटोटिक ये जर्म सेल्स वगैरह में होते हैं, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, हैप्लॉइड बनता है इसमें, और इसमें डायप्लॉइड होता है, यानी इसका 2n हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये माइटोटिक डिवीज़न के बाद यानी अपना नंबर इंक्रीज़ करने के बाद के सेल्स होते हैं, यानी इनमें सेल डिवीज़न हो चुका होता है और इनको एक अटेंड करना होता है एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, जैसे आरबीसी डिफ्रेंशिएटेड होकर किसके लिए परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मसल सेल्स मूवमेंट के लिए, ग्लैंड सेल्स सिक्रीशन के लिए, मेसोफिल्स फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सारे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में आते हैं, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। और ये डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को खो देते हैं, दे लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीज़न। लेकिन डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं, तो वैसे स्पेशलाइज्ड सेल जो फिर से अपने फंक्शंस को रिवर्ट कर देते हैं डिवीज़न का। ठीक है, डिवीज़न के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को रिवर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जैसे फॉर बाउंड हीलिंग, रीजनरेशन, सेकेंडरी ग्रोथ एक्सेट्रा किस में आते हैं, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अभी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट जो मिलती हैं, वो है हमारा सेल को अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसी के साथ सेल वॉल भी होता है किसी किसी में। अभी आगे हम लोग इसी को देखेंगे, साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेंटर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। तो न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म। तो द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। किसके द्वारा दिया गया था, तो हार्टविक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें देखो जो एक्टिव सेल्स होते हैं, एक्टिव सेल्स यानी जो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव है, वो क्या होते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जो एक्टिव सेल्स यानी जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, और यंग सेल्स होते हैं यानी जो मैच्योर के पहले वाले सेल्स, यंग सेल्स में जो न्यूक्लियस कवर्ड करता है वो 25%, यानी सेल का टोटल वॉल्यूम का 25% कौन होता है, हमारा न्यूक्लियस। और ये जो परसेंटेज है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक परसेंटेज जो है, तो यंग सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो टोटल वॉल्यूम का 25% होता है, और यहाँ पे जो परसेंटेज होता है इसका परसेंटेज डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होगा। और ये किसके द्वारा दिया गया था, हार्टविक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इसका अगर रेशियो कम होता है तो वो किसको इंड्यूस करता है, इसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण या तो सेल डिवाइड करेगा, या सेल मैच्योरेशन करेगा, या सेंसेशन यानी एजिंग होगा। ठीक है, यानी वो मेटाबॉलिकली कम एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये इसमें होता है। इसी के साथ सरफेस वॉल्यूम रेशियो, तो ये क्या है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो में क्या है, तो ये इंडिकेट्स करता है अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन इट, यानी ये जो है सरफेस वॉल्यूम रेशियो
तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो सेल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सेल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ, ये इसमें बहुत सारे सब स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, इंक्लूजन हो गया अलग, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, तो यानी जितना ज़्यादा सेल का वॉल्यूम उसमें अमाउंट ऑफ केमिकल एक्टिविटी उसमें कितना हो रहा है। अगर किसी सेल का जो वॉल्यूम है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें उसका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो होगा वो 3 होगा। अगर जिसमें 4 सेंटीमीटर क्यूब का 1.75 होगा, 8 का 0.75 होगा। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बड़ा होते जाएगा, यानी सेल बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे वो क्या हो जाएंगे, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो जाएंगे और वो उनकी इफ़िशियंसी भी कमते जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या भी होगा, वो भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीज एट द सेम टाइम। लेकिन जिस समय वॉल्यूम इंक्रीज होते रहता है उसी समय सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होगा। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है यानी सेल लार्जर होते हैं तो वो इफ़िशियंट कम हो जाएंगे और मेटाबॉलिकली भी वो कम एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये इफ़िशियंट कब होंगे, जब इनमें क्या होगा, ये इलोंगेशन होंगे, यानी इलोंगेट होंगे, ब्रांच्ड होंगे और उनके पास मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होगा जिसको मैक्रोविलाई बोलते हैं। हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे, क्लास 10th में डाइजेशन में या डाइजेशन में हम लोग को पढ़ना था कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको मैक्रोविलाई बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, यानी वहाँ के सेल्स के इफ़िशियंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल साइज डिफरेंस हो सकता है अलग अलग, तो इसमें कुछ से लेकर कुछ माइक्रोमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग देखेंगे नहीं, जो सब याद रखना है तो सबसे विश्व में सबसे बड़ा जो सेल है वो है आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, उसका ये दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन है, तो नर्व सेल, और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन है, तो आरबीसी। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखो जैसे कि सेल जो है यानी साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये दोनों बंद होते हैं, सराउंडेड होते हैं। अगर सेल का डिफाइन देखें हम, सेल का डिफाइन, तो उसमें देखो क्या लिखा है, सेल के डिफाइन को पढ़ते हैं अगर तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। देखो सेल क्या है, तो सेल इज़ अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का एक यूनिट है। और बायोलॉजिकल एक्टिव क्या है, मेड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बताए थे क्या क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होंगे, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ये मेरा हो गया अंदर, बीच में मेरा न्यूक्लियस हो गया, सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव एंड सेलेक्टिवली परमिएबल कवरिंग, और इसी कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। वापस हम लोग उसको अगर देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और क्या है, साइटोप्लाज्म और क्या है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को डिवाइड किया गया, यानी साइटोप्लाज्म ये सब तो कवर्ड हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसी तरह से न्यूक्लियस भी कवर्ड और अनकवर्ड होते हैं। तो जिसमें कवर्ड होते हैं
जिसमें कवर्ड होते हैं वो कहलाते हैं जिसमें कवर्ड होते हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें अनकवर्ड होते हैं वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं राइबोसोम को छोड़कर, अभी हम लोग देखेंगे इसको। सेल ऑर्गेनल्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखो इसमें सेल डिवीज़न क्या हो सकता है, यूकैरियोटिक में सेल डिवीज़न अभी दो टाइप बताए, माइटोटिक और मियोटिक, तो इसमें माइटोटिक और मियोटिक दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, तो डिवीज़न अकर्स होंगे फिजन और बर्डिंग के द्वारा, यानी ये प्रिमिटिव होते हैं, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, ये फुल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट को देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक चार्ट हम लोग को देखना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देख लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देख लिए कि एक सेल ऑर्गेनल्स की बात हुई। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो दीज आर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म या एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस देखते हैं, सेल को अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं तो क्या था, प्रोटोप्लाज्म का मास था, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो ये क्या है, तो सबसे पहले मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कवर्ड होता है किससे, तो सेल मेम्ब्रेन से। किससे, सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसके साथ होता है सेल वॉल। ये चीज़ याद रखना है कि एब्सेंट इन एनिमल सेल। इस चार्ट को अगर याद रखेंगे तो आधा सेल हम लोग के दिमाग में होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोले, तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में भी है कौन, तो सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन बॉडी, जो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, इसमें सोडियम पोटेशियम ये सब। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और क्या है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। ये कौन हो गया, न्यूक्लियस। अब देखें न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है, न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है तो ये होगा यूकैरियोटिक, और नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, देखो ये चीज़ें, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सब में, बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स को देखते हैं, तो देखो ये भी मेम्ब्रेनस होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में भी डबल लेयर्ड और इसमें सिंगल लेयर्ड। ठीक है, डबल लेयर्ड में दो हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। दोनों सेल्फ ऑटोनोमस कहलाते हैं, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे जब एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे तब। सिंगल लेयर्ड में बहुत सारे हैं, ER हो गया, SER, RER,
यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है रफ, जिस पे एब्सेंट है उसमें SCR। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, इस तरह से एक्सेट्रा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेनस में भी दो हैं, यहाँ याद रखना, राइबोसोम ही है जो दोनों में होता है। इट इज़ द ओनली सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड इन यूकैरियोटिक। ठीक है, इन बोथ, इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक लिख देते हैं, प्रेजेंट इन बोथ सेल्स। अब दूसरा है सेंट्रियोल, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये याद रखना, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है और सेल डिवीज़न में मदद करता है। ठीक है, इस चार्ट के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जब हम वीडियो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम लोग सेपरेटली पहले सेल वॉल को देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।